आज की कहानी है फ्लॉपी। कलकत्ता के लिए प्रस्थान करने में केवल 2 दिन शेष रह गए थे। जाती बार सुदर्शन हिदायत दे गए थे कि सांझ तक अपना पूरा काम निपटा लूं, सारे फर्नीचर को ठिकाने से व्यवस्थित कर दूं। बार बार के तबादलों ने दुखी कर रखा था। कितने परिश्रम और चाव से एक अरसे बाद घर बनकर पूरा हुआ था। अब सब छोड़ छाड़ कर कलकत्ता चलो। अचानक घंटी ने ध्यान अपनी ओर खींच लिया। भागकर किवाड़ खोला तो बबल को सामने खड़ा मुस्कुराता पाया। उसके हाथ में खूबसूरत सा काला और सफेद पिल्ला था। कहाँ से लाए? बड़ा प्यारा है। मैंने उसके नन्हे मुख को हाथ में लेकर पुचकारा। माँ, यह बी ब्लॉक वाली चाची जी का है। पूरे 750 रुपये का है। उसने उत्साह से भरकर उसके कीमती होने का बखान किया। हाँ, बहुत प्यारा है। मैंने पिल्ले को हाथ में लेकर कहा। गोद में ले लो। देखो कैसे रेशम जैसे बाल हैं इसके। उसने पिल्ले के चमकते हुए बालों को हाथ से सहलाया। गोद में लेकर मैंने उसे 3-4 बिस्कुट खिलाए तो वह गपागप चट कर गया, और जब उसकी आंखें डब्बे में बंद शेष बिस्कुटों की तरफ भी लोलुपता से निहारने लगी तो मैंने उसे डांट दिया। बस चलो भागो यहाँ से, बहुत हो गया लाड प्यार। फिर मैंने बबल से कहा, बबल देखो, अब ज्यादा समय नष्ट मत करो। इस पिल्ले को इसके घर छोड़ आओ और वापस आकर अपना सामान बांधो। विक्की से भी कहना कि जल्दी घर लौटे। अपने अपने कमरों का जिम्मा तुम्हारा है, मैं कुछ नहीं करूंगी। चलो भाई, माँ तुम्हारे साथ खेलने नहीं देंगी। उसने पिल्ले का मुख चूम लिया और बी ब्लॉक की तरफ भाग गया। आधे घंटे बाद जब वह पुनः लौटा तो विक्की उसके साथ था। दोनों अपने अपने कमरों में जाकर सामान समेटने लगे, परंतु बीच बीच में कुछ खुसर फुसर की आवाज़ों से मैं शंकित हो उठी। मैंने आवाज़ देकर पूछा, क्या बात है? आज तो दोनों भाइयों में बड़े प्रेम से बातचीत हो रही है। जब भी मेरे दोनों बेटे आपस में घुल मिलकर एक हो जाते हैं तो मुझे भ्रम होता है कि ज़रूर मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है, जैसे वे घर में देवरानी और जेठानी हों और मैं उनकी कठोर सास। एक बार हंसकर मेरे पति ने पूछा भी था, तुम इन्हें देवरानी जेठानी क्यों कहती हो? इसलिए कि वैसे तो दोनों में पटती नहीं, परंतु जब भी मेरे खिलाफ होते हैं तो आपस में मिलकर एक हो जाते हैं। आपने देखा होगा, अक्सर देवरानी जेठानी के रिश्तों में ऐसा ही होता है। मेरी इस बात पर घर में सब बहुत हंसे थे। मेरी प्यारी प्यारी माँ पीठ के पीछे से आकर बब्बल ने मुझे आलिंगनबद्ध कर लिया। ज़रूर कोई बात है, तभी मस्का लगा रहे हो। फ्लॉपी है ना सुंदर? कौन फ्लॉपी? वही पिल्ला जिसे मैं घर लाया था, उसका नाम फ्लॉपी है। बड़ा अजीब सा नाम है। मैंने व्यंग से मुंह बिचकाया। वह गिरता बहुत है ना, इसीलिए चाची जी ने उसका नाम फ्लॉपी रख दिया है। हमारे पेमोरियन माशा के साथ उसकी कोई तुलना नहीं है। जैसी शक्ल वैसी ही अकल पाई थी उसने। कितनी मेहनत की थी मैंने उस पर। हमारे दिल्ली आने से पहले ही बेचारा मर गया। मैंने एक ठंडी आह भरी। कोई भी घर आता तो कैसे 2 पाँव पर खड़ा होकर हाथ जोड़कर नमस्ते करता। मैं उसे कभी भूल नहीं सकती। वैसे तो माँ, अपना ब्लिकर भी किसी से कम न था, जिसे आपकी एक सहेली ने भेंट किया था। उसने बात आगे बढ़ाई। पर उसके बाल बड़े लंबे थे, बेचारा ठीक से देख भी नहीं सकता था। हर समय अपनी आंखें ही झपकता रहता था। तभी तो पिताजी ने उसका नाम ब्लिकर रख छोड़ा था। बब्बल की बातें सुनकर मैं कुछ देर के लिए खो सी गई और एक ठंडी आह भरकर बोली, 1 साल बाद ब्लिकर चोरी हो गया और माशा को किसी ने मार डाला। कई लोग बड़े निर्दयी होते हैं। बब्बल ने मेरी दुखती रग पकड़ी। तुम्हें याद है जिस दिन मैं एक पत्रिका के लिए साक्षात करके लौटी तो कितनी देर तक मेरे हाथ पांव चाटता रहा। जहां भी जाकर लेटती वहीं भागा आता। मैं सुबह से गायब रही, शायद इसीलिए उदास हो गया था। उस रात हम किसी के घर आमंत्रित थे। चुपके से कमरे से बाहर निकल गया और लगा कार के पीछे भागने। मैं कार से उतरकर पुनः उसको घर छोड़ आई, पर वह था बड़ा बदमाश। हमारे जाते ही गेट से निकलकर फिर कहीं मटर गश्ती करने निकल पड़ा। माँ, उस रात आपने बड़ी गलती की। वह आपके साथ कार में जाना चाहता था। आप उसे साथ ले जाती तो वह बच जाता। बच्चे, अगर उसे बचना होता तो उसे एक जगह टिककर बंधे रहने की समझ अपने आप आ जाती।
उसका सबसे बड़ा दोष था कि वह एक जगह बंधकर नहीं रहना चाहता था। जब भी बांधने का नाम लो, आगे से गुर्राना शुरू कर देता। उस रात भी तो उसने ऐसा ही किया था। माँ, आप मेरी बात मानो, वह किसी की कार के नीचे आकर नहीं मरा। उसके शरीर पर एक भी जख्म नहीं था। ऐसा लगता था जैसे सो रहा हो। जरूर उस निकम्मे नौकर ने ही उसे मार डाला था। माशा उसे पसंद नहीं करता था। नौकर ने ही तो आकर खबर दी थी कि माशा मर गया है। बब्बल ने क्रोध में अपने दांत पीसे। हम कुत्ता पालते तो हैं, लेकिन उसका सुख नहीं भोग सकते। मैंने उदास होकर कहा, माँ, अगर आपको फ्लॉपी जैसा पिल्ला मिल जाए तो आप ले लेंगी? विनम्रता से चहक कर उसने मतलब की बात कही। मैं 750 रुपये खर्च करने वाली नहीं। कोई मजाक है क्या? मुझे नहीं चाहिए फ्लॉपी। मैंने गुस्से में अपने तेवर बदले। कौन कहता है आपको रुपए खर्च करने हैं? चाची जी तो उसे मुफ्त में दे रही हैं। क्यों? तो फिर ज़रूर उसमें कोई खोट होगी, वरना कौन अपना कुत्ता किसी को देता है? खोट वोट कुछ नहीं, उनका बच्चा छोटा है, इसीलिए उसे समय नहीं दे पाती। आप तो बस हर बात पर शक करती हैं। हम दोनों की बहस सुनकर मेरा बड़ा बेटा विक्की भी उसकी तरफदारी करने अपने कमरे से निकल आया। माँ, बब्बल बिल्कुल ठीक कह रहा है। चाची जी पिल्ले के लिए कोई अच्छा सा परिवार ढूंढ रही हैं। आपको शक हो तो स्वयं उनसे मिल लो। मुझे नहीं मिलना किसी से। माशा के बाद अब मुझे कोई कुत्ता नहीं पालना। सुना तुमने? मैं पाँव पटकती पुनः सामान समेटने लगी। कलकत्ता के 8वें तल्ले पर है हमारा फ्लैट। उसे पालना कोई मजाक नहीं। तुम्हारे पिता भी नहीं मानेंगे। मैंने कड़ा विरोध किया, परंतु उन दोनों में से मेरी बात मानने वाला वहाँ कौन था? हम तो फ्लॉपी को जरूर पालेंगे। दोनों भाई जोरदार शब्दों में घोषणा करके अपने अपने कमरों में चले गए। जब दूसरे दिन इस विषय पर कोई चर्चा न हुई तो मैंने चैन की सांस ली, परंतु तीसरे दिन सवेरा होते ही पुनः वही रट शुरू हो गई। माँ, कृपया फ्लॉपी को ले लो ना। हम वादा करते हैं उसकी सारी जिम्मेदारी हमारी होगी। आपको कुछ भी नहीं करना होगा। दोनों भाई एक साथ बोल पड़े। इस तरह मेरे कड़े विरोध के बावजूद उस रोज 1 घंटे के अंदर ही नन्हा फ्लॉपी हमारे परिवार का सदस्य हो गया। शाम को जब यह दफ्तर से घर आए तो फ्लॉपी को देखकर बोले, तो इन दोनों ने अपनी बात मनवाकर ही दम लिया। बड़ा मुश्किल काम है इसे पालना। इस बार मैं साहित्य प्रेमी पति को पिल्ले का नाम सोचने के सुख से हमें वंचित ही रखा, क्योंकि गिरता लुढ़कता फ्लॉपी अपना नामकरण तो पहले परिवार से ही करवाकर आया था। दूसरे दिन लाख कोशिशों के बावजूद राजधानी एक्सप्रेस से जब फ्लॉपी की बुकिंग ना हो सकी तो मैंने पुनः खैर मनाई। सोचा चलो सिर से बला टली। पर बब्बल की आंखों से बहती आंसुओं की अविरल धारा ने मेरे पति के कोमल हृदय को छू लिया और बाध्य होकर उन्होंने वादा किया कि किसी भी हालत में वे फ्लॉपी को कलकत्ता जरूर पहुंचा देंगे। लगभग 20 रोज पश्चात जब यह दिल्ली दौरे पर गए तो फ्लॉपी को लेवा लाने के लिए बच्चों ने फिर जिद की। फिर एक रात सचमुच मैंने फ्लॉपी को सुदर्शन के साथ मुख्य द्वार पर खड़ा पाया। दोनों बच्चों के मुख पर खुशी का वेग उमड़ आया। अरे, तू तो कितना मोटू हो गया है। दोनों उसे बारी बारी सहलाने लगे और बदले में फ्लॉपी उनका मुख चाट चाट कर दुम हिलाता रहा। सवेरा होते ही सारे मिंटो पार्क में हर्षोल्लास की लहर दौड़ गई। बारी बारी सब बच्चे उसे देखने आए, मानो घर में कोई नववधु विराजी हो। पड़ोस की लासा, एप्सो, टापसी तो अपनी मालकिन को हमारे घर ऐसे खींच ले आई मानो फ्लॉपी उसका भावी दूल्हा हो। और सब बच्चों में धाक अलग से जमी कि बबल का कुत्ता हवाई जहाज से आया है। कलकत्ता में मिंटो पार्क के मैदान और बगीचे की कोई सानी नहीं। हरी मखमली घास पर जब हमारा फ्लॉपी चिड़ियों के पीछे भागता तो बच्चे भी उसके पीछे साथ भागते। अच्छा खासा बच्चों का झमघट कह कहों और किलकारियों से गूंजता रहता। एक रोज हमें कहीं बाहर जाना पड़ा तो हम फ्लॉपी को एक कमरे में बंद करके खुला छोड़ गए। सोचा आखिर कुत्ते को घर में रहकर मकान की रखवाली करनी चाहिए। लौटकर आस पड़ोस से पता चला कि पीछे से भौंक भौंक कर उसने सारा मिंटो पार्क सर पर उठा लिया था। अपने प्रति अन्याय का ढोल पीट पीट कर सबको खूब परेशान किया। अब एक ही चारा था कि या तो कोई घर में सदा उसके पास रहे या फिर वह कार से हमारे साथ चले।
बहुत सोच विचार करने पर दूसरा उपाय ही सबको ठीक लगा। एक रविवार हम टॉलीगंज क्लब गए तो उसे भी अपने साथ ले गए। मैंने तरन ताल के साथ रखी एक बेंच से उसे बांध दिया और स्वयं तैरने चली गई। तैरते हुए हंसते खेलते बच्चों व अन्य लोगों को देखकर फ्लॉपी ऐसे अभिभूत हुआ कि वहां पर आती जाती सभी सुंदरियां उसकी हो गईं। जो भी लड़की वहां से गुजरती हमसे हेलो पीछे करती पहले फ्लॉपी का मुख चूमती। क्लब का बेरा उसके लिए मीट की हड्डी ले आया। अब हम जहां भी जाते उसे साथ ले जाते। फिर बारी आई डॉक्टर और दवाइयों के खर्चे की। परंतु जब विटामिन की ताकत उच्च श्रृंखलता में परिवर्तित होने लगी तो मैं सकते में आ गई। अब उसे बांधा जाने लगा, परंतु जैसे ही उस नटखट पिल्ले को मौका मिलता वह चीजों को मटिया मेट करने से ना चूकता। कभी जुराब तो कभी बनियान तो कभी पर्दा, यानी जो भी उसके हाथ लगता हमसे नजर चुराकर उसका कचूमर निकाल डालता। एक रोज एक कीमती ब्लाउज इस्त्री करने लगी, उसे खोलकर मेज पर बिछाया तो उसकी हालत देखकर दंग रह गई। ओ मंगला, यह देख इसकी हालत, क्या इसे किसी कॉकरोच ने काट डाला? मैंने हैरानगी जाहिर की। मंगला बेचारी सारा काम छोड़कर भागी आई। मेम साहब, इसे तो फ्लॉपी ने काटा है। ऐसा कैसे हो सकता है? देखो, गले के पीछे से और बाजुओं पर ही से ही तो काटा गया है। जहां जहां पसीने के दाग थे वह हिस्सा चबा गया। इस मुसीबत ने तो जीना मुश्किल कर दिया है। मैंने फ्लॉपी को जंजीर समेत घसीटकर अपना ब्लाउज दिखाया। मेरी कठोर आवाज सुनकर वह सहम गया और उसने अपना मुख दूसरी तरफ फेर लिया। मेरी गुस्से भरी आवाज सुनकर बब्बल भी अपने कमरे से भाग आया और गुस्से से बोला, हमें जीने नहीं देगा? अब तू क्या चाहता है? उसने उस रात उसे पलंग के पाए से कसकर बांध दिया। बच्चू, तेरी यही सजा है। अपनी हरकतों से बाज आ जा, वरना मार डालूंगा। बबल ने उंगली दिखाकर उसे कड़ा आदेश दिया। फ्लॉपी दुम दबाकर पलंग के नीचे दुबक गया। माँ, आप मेरी बात मानो, इस बेवकूफ को मीट की हड्डी ला दो, सारा दिन बैठा चबाता रहेगा। याद है माशा हड्डी से कितना खुश रहता था। रात को मेरे बड़े बेटे ने खाने की मेज पर हिदायत दी, पर माशा ने हमारी एक भी चीज़ खराब नहीं की थी। बड़ा ही समझदार कुत्ता था। हाँ माँ, पर वह बंगले के बाहर के बरामदे में बंधा रहता था और रात को अपना चौकीदार उसकी देखभाल करता था। आप उसको घर के अंदर कहाँ आने देती थी? बेटे, यह तरीका है कुत्ते पालने का, और यहाँ इस 8वें तल्ले पर हम इस बेज़बान के साथ सरासर अन्याय कर रहे हैं। मैंने जवाब दिया। मेम साहब, कितनी बार हम सब इसके साथ नीचे जाएंगे? मंगला ने गुस्से में मेरी बात का समर्थन किया। अगले दिन खरीदारी करने जब मैं बाजार गई तो 4-5 मोटी मोटी मीट की हड्डियां खरीद लाई। रोज उसे एक पकड़ा देती। हड्डी देखकर वह नाच उठता। दिन के समय वह कुर्सी के पाए से बंधा रहता और रात को पलंग के पाए से। हड्डी उसके पास धरी रहती। जब उसका जी करता चबा लेता। 5-6 रोज तक फिर उसने कोई चीज ना फाड़ी। एक सुबह सोकर उठी तो यह सोचकर बहुत प्रसन्न थी कि फ्लॉपी की आदतों में सुधार हो रहा है। मैंने उसे प्यार से सहलाया और फिर रसोई में नाश्ता बनाने चली गई। इस बीच बच्चे अपने कमरा बंद करके पढ़ने का नाटक रचते रहे और फ्लॉपी को बड़ी मेज की कुर्सी के पाए से बांध गए। जब खा पीकर नाश्ता खत्म हो गया तो मैंने ऑमलेट का एक टुकड़ा देकर फ्लॉपी को पुचकारा। अब तो मेरा फ्लॉपी बहुत सयाना हो गया है। मेरी बात सुनकर बबल सहम गया, पर उसके सहज होने के नाटक से मैं ताड़ गई कि कोई ना कोई बात जरूर है जो मुझसे छिपाई जा रही है। चुपके से जाकर मैंने विकी के कमरे का दरवाज़ा सरकाया तो दंग रह गई। हाल ही में खरीदे गए गद्दे पर विक्की सफाई से पैबंद लगा रहा था। तो यह बात है, 400 रुपये का नया गद्दा है मेरा। इस मुसीबत के कारण तो सारे घर की शांति भंग हो गई है। मैंने 2-4 करारे थप्पड़ उस बेजबान के मुख पर जड़ दिए। तू है ही नालायक, रोज रोज घर की शांति भंग होने लगी है। शेष बची चीज़ों को मैं संभालती ताकि कंबल साड़ियाँ आदि पर वह अपने दांत ना आजमाए। अब उसने हमारे एक कीमती गलीचे को अपना शिकार बनाया और हमारे बार बार मना करने पर भी वह नज़र चुराकर उसे पेशाब और मल से गंदा कर देता। दिल चाहा कि फ्लॉपी के टुकड़े कर दिए जाएं और बच्चों की भी जमकर पिटाई की जाए जो उसे घर में लाने के जिम्मेदार थे।
एक रात को तो हद हो गई। रात के 3 बजे थे। यह दौरे पर थे। मेरी तबीयत खराब थी। फ्लॉपी ने मुझे पाँव मारकर जगाया कि उसे नीचे जाना है। मैंने बबल को आवाज़ दी, रात का समय है, मेरे साथ नीचे चलो। बेचारा झट उठ खड़ा हुआ। बाहर बरामदे में जाकर देखा तो लिफ्ट काम नहीं कर रही थी। अब एक ही चारा था कि सीढ़ियों से नीचे उतरा जाए। बेचारा जानवर अपने आप को कब तक रोकता। उसने सीढ़ियों में ही गंदा कर दिया। मिंटो पार्क कलकत्ता की एक बेहद आधुनिक जगह है। कागज़ का एक टुकड़ा भी सारे अहाते में दिखाई दे जाए तो बहुत बड़ी बात है। सवेरा होते मैं डर ही रही थी कि यहाँ के प्रभारी आ धमके। सुनिए, या तो आप अपने कुत्ते को पैंट पहनाइए या फिर किसी नीचे रहने वाले निवासी को सौंप दीजिए। यही मेरी राय है। उस दिन से हम एक ऐसे अदत्त परिवार की तलाश करने लगे जो फ्लॉपी को उसकी शैतानियों के साथ स्वीकार कर सके। हमारे घर विधान नामक एक युवक दूध देने आता था। वह फ्लॉपी को बहुत प्यार करता था। हमारी समस्या के से वह कुछ कुछ वाकिफ हो गया। एक रोज साहस करके बोला, मेम साहब, नीचे वाला दरबान बोल रहा है कि आप फ्लॉपी किसी को दे रहे हैं। हाँ, हमारा ऊपर का फ्लैट है ना, इसलिए कुछ मुश्किल हो रही है। मेम साहब, हमारा घर तो नीचे का है, हमें दे दीजिए ना फ्लॉपी को। पूरे 800 रुपये का कुत्ता है भैया। पास खड़ी मंगला ने रोबदार आवाज में कहा। नहीं नहीं, हमें इसे बेचना नहीं है, देंगे तो वैसे ही, जो भी इसे प्यार से ठीक से रखे। हम तो इसे बहुत प्यार से रखेंगे, विधान बोला। पर तुम तो काम करते हो, घर पर इसकी देखभाल कौन करेगा? मैंने पूछा। घर में माँ, बहन और एक छोटा भाई है। इसका खर्चा बहुत है, कर सकोगे? दूध तो अपने पास बहुत है और मीट भी हम खाते ही हैं। इसकी दवाइयों और डॉक्टर का खर्चा आप चिंता ना करें, विधान ने मुस्कुराते हुए कहा। हम दोनों की बातें सुनकर विक्की अपने कमरे से भागा आया। माँ, वह प्यार से फ्लॉपी को मांग रहा है, मेरी बात मानो, दे दो इसे। मुझे घर की शांति ज़्यादा प्यारी है। सचमुच उसने फ्लॉपी को दोनों हाथों से उठाकर विधान के हाथों में दे दिया। मैं हतप्रभ सी खड़ी बब्बल के चेहरे पर उतरते चढ़ते भावों को पढ़कर बोली, विधान, तुम इसे कुछ रोज अपने पास रखो, फिर मैं सोचूंगी। फ्लॉपी चला गया तो ऐसा लगा कि घर में कुछ विशेष काम ही नहीं। चलो, मुसीबत टली, मैंने सोचा। पर 2 दिन पश्चात ही महसूस होने लगा कि घर का सारा माहौल ही कसैला हो गया है। बच्चे स्कूल से लौटते तो चुपचाप अपने अपने कमरों में दुबक जाते। ना कोई हंसी, ना खेल। 2 रोज पहले तो फ्लॉपी था, बच्चों की आहट पाते ही भौं भौं करके झूम झूम जाता था और बदले में विक्की और बबल के प्रेम रस से सराबोर फिक्रे सुनने को मिलते। उल्लास रहित वातावरण मन को अखरने लगा। जब खाने की मेज पर बच्चे बैठते तो बार बार उस कोने को देखकर ठंडी आहें भरते जहां वह बंधा रहता था। मन एक तीव्र उदासी से लबालब हो उठा। अगली सुबह जब विधान दूध देने आया तो मैंने फ्लॉपी के बारे में पूछताछ की। बहुत खुश है मेम साहब, मेरी बहन उसे बहुत प्यार करती है, विधान ने बताया। कल शाम को उसे मिलाने के लिए ज़रूर लाना, बच्चे उसे बहुत याद करते हैं। अच्छा मेम साहब, कल शाम 4 बजे उसे ज़रूर लाऊंगा, वह कुछ सोचकर बोला। दूसरे दिन 3 बजते ही बच्चे फ्लॉपी का बेसब्री से इंतजार करने लगे थे। इतने उत्साहित थे कि अपने मित्रों के साथ नीचे खेलने भी न गए। जरा सी आहट पाते ही मंगला बार बार दरवाज़ा खोलकर देखती। पहले 4 बजे, फिर 5 बज गए, पर फ्लॉपी ना आया और ना विधान ही दिखाई दिया। हम सब का धैर्य जवाब देने लगा। बबल उदास स्वर में बोला, अब वह लड़का फ्लॉपी को कभी नहीं लाएगा। क्यों? मैं हैरान होकर बोली। उसने उस पर अपना हक जमा लिया है। तो क्या 2 रोज में ही फ्लॉपी विधान का हो गया? मैं कल ही उससे बात करूंगा, विक्की क्रोध में बोला। कितना महंगा कुत्ता है, कहीं उसे बेच ना दिया हो मेम साहब, मंगला ने अपनी शंका व्यक्त की। बेच कर तो देखे, हम उसकी पुलिस में रिपोर्ट कर देंगे, विक्की ने ऊंचे स्वर में कहा। ऐसा करो बबल, जाकर देख आओ कि सब ठीक है ना। इन्हीं बातों में शाम बीत गई पर विधान ना आया। माँ, एक बात कहूँ पर डर लगता है, विक्की बोला। क्या बात है? कहीं फ्लॉपी का एक्सीडेंट तो नहीं हो गया? उसकी बात सुनकर मेरा कलेजा धक से रह गया कि कहीं माशा वाले अंत की पुनरावृत्ति ना हो जाए।
मुझे तो विधान से यह भी पूछना याद नहीं रहा कि कहीं उसका घर सड़क के किनारे तो नहीं। अज्ञात आशंका के कारण सारा उत्साह भय में तब्दील हो गया। मन एक तीव्र अपराध बोध से भर उठा। एक घुटन सी मेरे भीतर गूंजने लगी। सोचा, जल्दबाजी में सब गड़बड़ हो गया। कुछ दिनों में फ्लॉपी अपने आप ठीक हो जाता। सवेरा होते ही मैं दरवाजे पर टकटकी लगाए विधान की राह देखने लगी। जैसे ही लिफ्ट की आहट हुई, मैंने झट से किवाड़ खोला। उसे अकेला आया देखकर एक बार तो संशय तन मन को झकझोरने लगा। फ्लॉपी को क्यों नहीं लाए? सब ठीक तो है ना? मैं एक साथ कई प्रश्न कर उठी। कल कुछ मेहमान आ गए थे मेम साहब, इसीलिए नहीं आ सका। वैसे वह ठीक है। विधान की बात सुनकर मैं एक सुखद आश्चर्य से अभिभूत होकर बोली, देखो आज शाम को फ्लॉपी को जरूर लाना, वरना बच्चे बहुत नाराज होंगे। शाम को 3 बजे जैसे ही बाहर की घंटी बजी, बच्चों ने लपक कर दरवाज़ा खोला। फ्लॉपी हम सबको देखते ही विधान की बाहों से छूटकर मेरी गोद में आ गया। मुख चाट चाट कर, दुम हिला हिलाकर और झूम झूम कर वह अपनी खुशी प्रकट करने लगा। बच्चों का उत्साह से नाचना और खिलखिलाना मुझे बड़ा भला लगा। एक बार तो मुझे ऐसा लगा कि दीर्घ काल से बिछड़ा मेरा तीसरा बच्चा मिल गया हो और हमारी ममता भरी छाया में पहुंच गया हो। आधे घंटे बाद जब विधान पुनः फ्लॉपी को लेने के लिए आया तो मेरे मुख से बस इतना ही निकला, विधान, अब हम फ्लॉपी को यहीं रहने दो, हमारा मन नहीं मानता। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसे लगी? प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।